1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको हम लोग एनईपी भी बोलते हैं, और एनईपी का कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, 2020 का एनईपी है, वो जो है एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो एनईपी 1991 मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है। अगर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिया तो फिर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कि एनईपी क्यों आया था, मतलब व्हाट आर द रीजंस कि जो एनईपी लाने का 1991 में जब एनईपी लाया गया था उसका क्या रीजन था, ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट हुआ। तो हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर पता हो गया तो फिर जो है आपका पूरा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया और आप इसमें कोई भी आंसर अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो यही 2 क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे, ज़्यादातर करके फोकस करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करूंगा कि एनईपी पॉलिसी क्यों, इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लेके आया गया था और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे और जिसकी वजह से क्या क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ, ठीक है। वैसे मोस्टली अगर आप देखोगे माइंड मैप पे तो यहाँ पे जो है रिफॉर्म्स के बारे में बात किया कि रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाना, ठीक है। सो डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, तो वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के बाद जो है चेंजेस लाए गए थे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया गया था? तो सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे पास जो है फॉरेन रिजर्व नहीं थे, ठीक है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं थे, हमारे पास क्या हो रहा था कि लोन का जो अमाउंट है, डेट, वो बढ़ते जा रहा था, ठीक है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, मतलब हमारे पास इतने पैसे, यस प्लीज, ओके ठीक है, पहले सुन लो, ठीक है, बाद में मैं क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा तो तभी आंसर आप दीजिएगा। हमारे पास इतने इनफ फॉरेन रिजर्व नहीं थे जिसकी वजह से जो है हम लोग इकोनॉमी को बैलेंस कर सकें, मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग रीपेमेंट कर सकें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा कंट्री का था वो बहुत जो है इम्बैलेंस हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर जब भी मैं बोलूं या कभी भी आप जब सुनो बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट मीन्स जितने भी इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? systematic record of all international transactions. So when I say international transaction, that includes export, imports or lending and borrowing of money, and then फिर investment, FDI या loan, public debt, वो सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। वो हम लोग कैलकुलेट, जैसे बिजनेस सेटअप हो रहा है तो बाहर कंट्री के या अपने कंट्री में आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे जो है आपको बिजनेस सेटअप कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, या हम दूसरे कंट्री के साथ कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टॉक मार्केट में हो गया या बिजनेस सेटअप हो गया या दूसरे वहाँ की कंपनीज में हम पैसा डाल रहे हैं, तो ये सारे जो होते हैं इंटरनेशनल जो है ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबका रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो हो गया इम्बैलेंस, क्योंकि हमारा डेट बढ़ गया और हमारे पास उतने पैसे फॉरेन रिजर्व नहीं थे कि हम क्या कर सकें, रीपेमेंट कर सके। तो ये एक सबसे बड़ा एक रीज़न था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारे पास उतने इनकम नहीं थे गवर्नमेंट के पास कि वो देश को चला सके। उसी तरीके से जैसे एक घर को चलाने के लिए एक बेसिक अमाउंट इनकम होना चाहिए ताकि वो डेली बेसिस का जो एक्सपेंसेस है वो चला सके। अगर नहीं रहेगा तो उस केस में लोन लेगा, लेकिन लोन कितने हद तक ले सकता है, एक लिमिट तक ले सकता है। तो उस केस में गवर्नमेंट के पास जो था पैसा, वो उतना पैसा नहीं था कि हम जो है पूरे देश की इकोनॉमी को चला सके। वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का ही रिजर्व इतना बचा था पैसा, उसके बाद जो है पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ भी पैसे नहीं थे देश को चलाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा रीजन। अब यहाँ पे क्या हो गया कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, मतलब गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है कि फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी दैट मीन्स गवर्नमेंट जो बजट बनाता है कि कितना हमको खर्चा करना है और कितना हमको जो है इनकम आ रहा है और हमको कितना लोन लेना है, इन सब का जो बजटिंग करता है वो हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बजटिंग कर सके। तो अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी 2000 देखो चुनाव जीता 2024 में, तो अभी क्या करेगा जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, वापस से प्लान लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि कितना एक्सपेंडिचर हमारा होने वाला है, कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हमारा एस्टिमेट आने वाला है, कितना हम लोग डेट लेने वाला है, एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट, सब पूरा। तो गवर्नमेंट के पास अगर वो इनफ इतना अमाउंट ना रहे एक्सपेंडिचर करने के लिए तो पूरा देश क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये दूसरा रीजन था।
तीसरा रीजन था जब गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे खर्चे करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो उतना जो है गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट को इतना कंट्रोल ही नहीं था, और उसकी वजह से सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। मतलब जो इन्फ्लेशन था वो क्या हो गया, इन कंट्रोल, मतलब अनकंट्रोल हो गया, सॉरी, इन्फ्लेशन क्या हो गया, अनकंट्रोल। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी मैं बोलूँ इन्फ्लेशन, या जब भी आप कहीं इन्फ्लेशन सुनो, तो उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहां पे इकोनॉमी के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो उस टाइम पे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आया, फिस्कल करेक्शन का, मतलब फिस्कल का इशू है कि गवर्नमेंट के पास इतने एक्सपेंडिचर, बजटिंग के लिए इतना पैसे नहीं थे खर्चे करने के लिए, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमी को रन कर सके, और गवर्नमेंट का उतना कंट्रोल भी नहीं था, इसके लिए इन्फ्लेशन क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो अब इन सब प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले मैं बता रहा हूँ कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले क्या हो रहा था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो जो है हम लोग उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। बैलेंस नहीं कर पा रहे थे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप खर्चा कर रहे हो 1000 रुपये, लेकिन आपके पास इनकम आ रहा है 100 रुपया, तो हमारे पास उतने इनफ अमाउंट नहीं थे जिससे हम लोग क्या कर सके, रीपेमेंट कर सके, या हम जो है जो हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व नहीं आ रहे थे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, मतलब बहुत सारे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। वो एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था गवर्नमेंट के पास उतने इनफ फंड नहीं थे एक्सपेंडिचर बजटिंग करने के लिए, मतलब फिजिकल करेक्शंस के लिए पैसे नहीं थे उस। और तीसरा जो था वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लेके आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और फिर आप उसमें लिख सकते हो कि दैट टाइम नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम पे एक नरसिम्हा राव कमेटी थी, एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। तो उस टाइम पे नरसिम्हा राव ने बोला मनमोहन सिंह को कि ये चीज़ करेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे जो है पॉलिसी बनाया, और उसमें फिर जो है जाके दूसरे कंट्री से लोन उठाया, और फिर उससे पैसे से क्या किया, वापस से धीरे धीरे जो इसमें एलपीजी लेके आया। क्या लेके आया, एलपीजी। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो ये एलपीजी लेके आया 1991 में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए, और जिसकी वजह से जो हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो एक एक प्रॉब्लम को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। कैसे सॉल्व किए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखो पहला अपना प्रॉब्लम क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है मैडम, अभी मैंने जो पढ़ा है बैलेंस, लास्ट बेंच, यस, व्हाट इज, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाँ हाँ। और क्या बोला मैंने पीछे वाला मैडम, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेयर इज योर कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है सर बैलेंस, नहीं 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 नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब डेफिनेशन उसका क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट मीन्स रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कब होगा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, जब इन्वेस्टमेंट करोगे, तभी तो होगा ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। अब उसमें गवर्नमेंट लोन भी तो ले रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है। अब ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम समझा क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, कि हमारे पास उतना इनफ नहीं अमाउंट था कि हम लोग उसको पेमेंट कर सके, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गया ऐसा आप समझो, या हमारा डेट बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा रीपेमेंट नहीं हो रहा उतना, तो बहुत इम्बैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया। तो जिसमें एक वर्ड एक लाया, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया। क्या लेके आया, ग्लोबलाइजेशन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या लाया, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन लाने की वजह से क्या हुआ कि जो ट्रेड करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव टैरिफ थे, बहुत सारे बैरियर्स थे, तो वो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, मतलब अब बिजनेस सेटअप करना हो तो वो क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। तो बाहर कंट्री के लोग जो है, बाहर कंट्री के जो कंपनीज, वो क्या करने लग गए, अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने लग गए। क्यों, बिकॉज हमने क्या किया कि जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शन था वो, जिसकी वजह से पहले हमको प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट करके अभी इन्होंने क्या कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन लाया, तो इसमें फ्री कर दिया, मतलब एक ग्लोबल विलेज बना दिया
कि एनी कंट्री कैन एंटर आवर कंट्री और एंटर इनटू इंडियन मार्केट और वहां पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमारे पास जो बर्डन डेट था, अब हमारे पास फॉरेन रिजर्व क्या हो गया, आने लग गया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लस हमारे पास भी जो जिसमें भी हम स्पेशलाइज थे वो भी हम लोग क्या करने लग गए, एक्सपोर्ट करने लग गए, बढ़ गया हमारा एक्सपोर्ट भी। इंपोर्ट्स पे हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि हमने इंपोर्ट्स जो है ज़्यादा नहीं करना, हमें थोड़ा सा ही, मतलब जो एक लिमिट में करना है, कोटा सिस्टम लेके आ गया कि उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था इसको करेक्ट किया किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाकी अभी एक एक पॉइंट करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये बुक का नहीं, आप समझो कि कभी भी जब आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो उसके पीछे यही कहानी है कि ग्लोबलाइजेशन जो हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्शन था उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन लेके आया। प्लस हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं थी वो टेक्नोलॉजी का क्या होने लग गया, एक्सचेंज होने लग गया। ठीक है, प्लस हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स जो नहीं थे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होने लग गया। किसकी वजह से? क्योंकि जब कोई कंपनी आएगी ग्लोबलाइजेशन की, अपने कंपनी में सेटअप, यहाँ पे इंडिया में सेटअप करेगी, तो दे कैन नॉट हायर लेबर फ्रॉम देयर कंट्री, दे हैव टू लायर एक जो स्मॉल परसेंट, जैसे 70% 60% एक परसेंटेज होता है, दैट कंपनी मस्ट और हैव टू हायर दैट इंडियन लेबर, और उसके सिस्टम के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, और जब एम्प्लॉयमेंट हुआ तो हमको क्या मिल गया, पैसा मिला, मतलब हमारा इनकम बढ़ा, और जब हमारा इनकम बढ़ा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हुआ, इंप्रूव हुआ। तो ओवरऑल इकोनॉमिक का भी क्या हो गया, ग्रोथ होने लग गया, और हमको सर्विसेज भी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, क्वालिटी सर्विसेज मिलने लग गई। तो ये फायदा किसकी वजह से हुआ, फॉरेन ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसकी वजह से ग्लोबल। तो अब मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पूछता है क्वेश्चन में व्हाट इज, कहाँ है ग्लोबलाइजेशन, है दिख रहा है कहीं पे ग्लोबलाइजेशन? हाँ, तो जैसे मान लीजिए अगर वहां पे बोला है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी 1991, तो आप क्या लिखोगे उसमें कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पास सबसे पहला क्या फायदा हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्शन करने के लिए हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगे, फॉरेन डायरेक्ट। दूसरा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, इससे और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ, सर्विसेज जो क्वालिटी हो गई बेटर हो गया, कंपटीशन क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, कंपटीशन। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, खुद से लिख सकते हो, बट आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया गया था। अभी तक मैं सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सप्लेन किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट विथ रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब हटा के, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या कर दिया, ओपन इकोनॉमी कर दिया। क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी कर दिया, मतलब अब जो है हम जो भी ट्रेड करेंगे वो विद इन नेशनल बाउंड्रीज में नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। सो हम बाहर कंट्री से भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब वहां से हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वहां से हमारे कंट्री में भी क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिससे हमको वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट वैरायटीज, हमको ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे, कस्टमर्स को ऑप्शंस मिलेंगे, और सर्विसेज इंप्रूवमेंट होगी। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। सबको समझा? क्या समझा सर, आपको बताओ अभी तक का जो भी हमने पढ़ा। हाँ बोलो, क्या समझा अभी तक? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन मत दो प्लीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या समझा तुमको? सीरियसली नहीं समझा? क्या होता है? नहीं तुम बताओ मैडम, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? हाँ, कौन से रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स? फॉरेन ट्रांजेक्शन्स और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, और इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, उसमें लोन्स भी, इन्वेस्टमेंट में अब लोन भी आ सकता है कि भाई लोन देता है वो, लेंडिंग, फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी वैसा भी होता है कि मान लीजिए इंडिया कंट्री बोरो कर रहा है चाइना कंट्री से कुछ लोन, पैसा ले रहे हैं, या चाइना वाला अपने इंडिया कंट्री से बोरो कर रहा है, या फिर अपनी यूएसए से कर रहे हैं, या यूएसए वाला अपने कंट्री से कर रहा है। ठीक है, तो जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर सब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम था कि हमारे पास उतना इनफ अमाउंट नहीं था, हमारा जो डेट था, जो कर्जा था वो बहुत बढ़ गया था, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे फॉरेन रिजर्व। तो अब हमारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ने लग गया, और हमारा डेट भी क्या हो गया, एक तरीके का हम बैलेंस करने लग गए फिर वो जो रीपेमेंट था। ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान दिया करो यार, तुम लोग इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी अगर तुमको नहीं ध्यान दे तो फिर क्या होगा।
ऐसा मत बोल, तुझे भी कोई टॉपिक में भी तुझे पूछता, क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ तो ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? मैंने एक ही कंसेप्ट बताया, ग्लोबलाइजेशन का और बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो न्यू इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो करेक्ट हुआ कि नहीं करेक्ट हुआ? इसीलिए जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो प्रॉब्लम था बैलेंस ऑफ पेमेंट को, उसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था हमारे पास फिस्कल करेक्शन। फिस्कल करेक्शन मतलब हमारे पास उतना गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। तो अब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे तो गवर्नमेंट ने पैसा लाने के लिए क्या किया पता है आपको? हाँ, गवर्नमेंट का जो यूनिट था, गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस थे, वो बिजनेस को क्या कर दिया, प्राइवेट को सेल कर दिया 51% 49%, या किसी किसी कंपनीज में 100% सेल कर दिया। मतलब पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी जो था, वो मैक्सिमम जो इकोनॉमी के जो सेक्टर्स थे वो कंट्रोल कौन करता था, गवर्नमेंट करता था। मतलब पूरा इकोनॉमी का जो बर्डन था वो गवर्नमेंट के ऊपर था। तो गवर्नमेंट को सारे मैनेजमेंट, मतलब सारे कंपनीज को रन करना, सारे सेक्टर्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था अकेले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जो है वो बिजनेसेस को, जैसे पावर सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, कम्युनिकेशन का, अलग अलग सेक्टर्स को क्या किया, प्राइवेट को देने लग गया, 49% सेल कर दिया। अब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी ने उसको खरीद लिया 49%। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो बर्डन था, जो बोझ था, वर्क प्रेशर था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। और गवर्नमेंट को वहां से क्या मिल गया, पैसा भी मिल गया। और गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज ने क्या किया, लिस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, जहां से गवर्नमेंट को पब्लिक से भी पैसा। तो अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट को जो फंड चाहिए था रूलिंग करने के लिए, वो भी क्या हो गया, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो इसकी कैसे हुआ, ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है गवर्नमेंट के पास इनफ फंड आ गया, जिससे क्या कर सकता है, गवर्नमेंट बजटिंग कर सकता है। अब उसमें जो है गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, चलाने के लिए एक्सपेंडिचर कितना, उसके हिसाब से वो स्पेंडिंग कर सकता है। प्लस गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, बाद में फिर वो टैक्स का या बाकी चीज़ों का, वहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है जनरेट करने लग गया। प्लस पब्लिक डेट भी होता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ लोन भी ले लिया, पब्लिक से भी ले सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ले सकता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को फंड चाहिए रहता है, तो आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे बैंक हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, या एक स्मॉल इन्वेस्टर अलग अलग कंपनीज, ब्रोकर या इंटरमीडियरीज के थ्रू क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और तो गवर्नमेंट को वहाँ से फंड मिल जाता है। अब जैसे बॉन्ड, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया, तो अब बोलोगे कि आपको बॉन्ड में इशू करना है, तो आप आरबीआई की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप बॉन्ड में इशू कर सकते हो, तो वो पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाएगा। और वो बॉन्ड का जब आपका मेच्योरिटी हो जाएगा, तो उस डेट पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। मतलब जो भी, या तो फिर कैसे बॉन्ड में कैसे कूपन चलता है कि आपको हर महीने का 6 मंथ का या 1 ईयर का कूपन मिलता है। वो मेच्योरिटी रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए आपको उसका एक पर्टिकुलर इनकम आता रहेगा। तो अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, तो उसमें सेलेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट, तो वो गवर्नमेंट इशू करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी होता है कि बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट इशू करता है। नो, जो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट तो इशू करता ही है, साथ में दूसरी कंपनी जो है प्राइवेट, वो भी इशू कर सकता है बॉन्ड, ठीक है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, आपको डाउट जो है क्लियर हो गया कि पहला जो करेक्शन था बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो कर दिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दूसरा जो अपना फिस्कल करेक्शन था, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड नहीं थे, उस समय क्या लेके आ गया, प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन लाने की वजह से सबसे पहले क्या हुआ कि जो सर्विसेज थी वो इंप्रूव हो गई। हमारे कंट्री में जो प्रोडक्शन था वो कम था, अब प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। और इसमें क्या हो गया कि कस्टमर का जो है ज्यादा बेनिफिट मिलने लगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि कंपटीशन जब क्रिएट हुआ, तो लोगों को जो है अच्छी सर्विस मिलने लग गई। अब जस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर कल का मार्केट से एयरटेल और आइडिया वोडाफोन गायब हो जाए, सिर्फ जियो बचे, तो क्या होगा फिर वो टैरिफ का जो प्राइस है वो बढ़ा देगा, जो 200-400 कर देगा, एंड फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कंपटीशन, गवर्नमेंट चाहता है कि कंपटीशन बनाए करके, मतलब बने रहे, इसीलिए आइडिया वोडाफोन अभी तक जिंदा है। नहीं तो मतलब उसको कंपनी जिंदा, दैट मीन्स ही इज सर्वाइवल, वो बहुत सारा डेट है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है, ताकि कंपटीशन क्रिएट हो, कस्टमर के जो है अच्छी सर्विस मिले कम प्राइस में। क्योंकि जहाँ कंपटीशन नहीं, वहीं पे क्या हो जाएगा, कस्टमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ पे हायर प्राइस पे करना पड़ेगा, वहाँ पे सर्विस इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि कस्टमर को नहीं उतना ज़्यादा प्रेफरेंस, मतलब कस्टमर विल नॉट बी द किंग, सेलर विल बी द किंग, सो ही मे डिसाइड द प्राइस सर्विसेज। अंडरस्टूड। तो ये जो केसेस था, मतलब ये इसका हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ, कि प्राइवेटाइजेशन, तो अगर आपको प्राइवेटाइजेशन का आ गया, तो उसमें आप कौन से और पॉइंट, खुद से कौन से पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें, कि गवर्नमेंट का जो बर्डन था वो रिड्यूस हो गया,
ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो है फंड्स जो है आ गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करने लगा, स्पेंडिंग जो है बाकी जो मैनेज करना इकोनॉमी को, वो जो है स्मूथली बजटिंग पॉलिसी बना कर सकता है वो चीज़ें। हाँ, सर्विस बेटर हो गई, कंपटीशन बेटर हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, क्योंकि जब आप प्राइवेट को सेक्टर्स को सेल कर रहे हो तो प्राइवेट क्या करेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करेगा। अगेन वो बात आ गई कि एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो इनकम बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, क्वालिटी सर्विस बढ़ रहा है, लोअर प्राइस पे क्या मिल रहा है, जो सर्विसेज मिल रही है ना। अंडरस्टूड। तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो, बुक का आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारा उसके अंदर है, अभी मैं बताऊंगा तो देखो बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप ऐसे जनरल में पढ़ोगे तो आपको आंसर्स क्या होगा याद होगा, आप खुद से आंसर भी लिखोगे, क्योंकि एलपीजी के बाहर तो कहीं तो पूछेगा नहीं ना, वो तो वही पूछेगा, आंसर तो वही लिखना है अपने को, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे कुछ वर्ड यूज कर देगा वो, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन था, क्या था, इन्फ्लेशन। अब ये जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन बेसिकली जो प्राइजेस बढ़ रहे थे, तो प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, जो बैंक रेट होता है वो कम ज़्यादा करते हैं, जैसे रेपो रेट हमने पढ़ा था और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मतलब क्या होता है, हाँ, यू आर गोइंग रॉन्ग वे। ये देखो, एक मिनट, लिसन टू मी फर्स्ट, ये है आरबीआई बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। ये आरबीआई ने क्या किया, लोन दिया। लोन दिया मतलब बेसिकली बैंक ने लोन मांगा होगा तभी लोन देगा ना, फ्री में थोड़ी ना देगा, ठीक है। अब लोन दिया, ऐसा हम लोग मानो कि लोन दिया, किसको दिया, बैंक्स को, किसको, बैंक्स को। अब यहाँ पे लोन कौन दे रहा है, तो जब आरबीआई लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट कौन भरेगा, कौन भरेगा, अब ये बैंक यहाँ पे क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अब ये बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेपो रेट। अंडरस्टूड, समझा कि नहीं समझा, व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट मतलब क्या होता है, द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू द आरबीआई, ठीक है। अब बोलोगे सर ये इसमें फिर कहाँ कहानी, इन्फ्लेशन में कैसे कंट्रोल उस चीज में होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे आरबीआई लोन दे रहा है वो 5% पे, मतलब इंटरेस्ट कितना भर रहा है, 5% भर रहा है, कितना परसेंट भर रहा है, 5%। अब ये जो बैंक जब लोन देगा मिस्टर ए को या दूसरे सेक्टर्स को किसी को लोन देगा, तो क्या वो 5% पे देगा, नहीं, वो अपना कॉस्ट भी इंक्लूड करेगा, मैनेजमेंट सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो सब इंक्लूड करेंगे, फिर क्या करेगा वो 12% में या फिर 17% में या 13% में या फिर 15% में, अपने हिसाब से क्या करेगा वो उस पर्टिकुलर पे, मिनिमम तो 13% पे तो लोन देगा। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए रेपो रेट जो है 5 से 4% हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ तो मैं वो लोन जब दूसरे को इशू करूंगा तो वो तो कम रेट पे करूंगा ना, क्योंकि मेरा कॉस्ट कम लगा है। बात समझ में आ रही है मैडम, तुमको समझा, नहीं पूरा समझना चाहिए, इसमें थोड़ा क्या है, उधर समझ में आया, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझो तुम ही बैंक है, ठीक है, अब तुमको अगर लोन जो है 4% में मिल रहा है, तो तुम किसी को लोन देगा तो वो पहले 5% में था, तब तुम 12%, 13%, 14, 15% देता था, अब तुमको वही सेम लोन क्या कर रहा है, 4% में मिल रहा है, तो क्या तुम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा घटा देगा, मेरा क्वेश्चन समझा। तुम जैसे मान लो तुम बैंक है, तुमको पहले कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलता था, 5% में, तब तुम कितने मिस्टर ए को या मतलब पब्लिक को जो तुम लोन देता था वो कितना परसेंट, 12%, 13%, 15% में देता था, ठीक है। अब वही सेम लोन तुमको कितने में मिल रहा है, 4% में मिल रहा है, 4% में मिल रहा है। तो अब ये जो तुम 12% है उसका 10% कर सकते हैं कि नहीं कर सकता, या फिर 1% कम करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो वही बोलता है कि रेपो रेट जब इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो बैंक अपना लोन का इंटरेस्ट भी क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो अब इससे इफेक्ट क्या होगा, जो लोग पहले अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे ना, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, सब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेंगे वो डायरेक्टली। अगर वो महंगा मिलेगा तो लोन इंटरेस्ट मतलब वो लोन नहीं लेंगे, सब लोग तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, राइट। तो रेपो रेट की वजह से क्या होगा कि लोगों की जो जेब है ना, वो बहुत जेब में पैसा आ भी जाएगा और जेब से पैसा चला भी जाएगा, ऐसा चीज होगा कि भाई अगर मेरे पास पैसे नहीं, मैंने लोन ले लिया, हो गई मेरी जेब गर्म, अब मैं खर्चा करूँ बिंदास, क्यों मैंने लोन लिया, क्योंकि मेरे को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिला, ठीक है। ऐसा नहीं कैश ही होता है, बाकी की स्पेंडिंग हो, जैसे हमने ईएमआई पे फोन ले लिया, हमने जो घर ले लिया ईएमआई पे,
तो जो भी स्पेंडिंग होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से काम करता है। तो अब इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे ही नहीं करेंगे। तो वहां पे प्राइजेस के ऊपर कोई कंट्रोल होगा क्या? आपके पास अगर इतना पैसा हो, मतलब आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो, तो जब आप कहीं पे कुछ सामान खरीदने जाओगे मॉल में, तो आप बताओ वहां पे प्राइस टैग देखोगे? हाँ, आप बाय कर लोगे ना, चाहे 10 लाख का हो 20 लाख का भी हो, यू विल बाय दैट ना। मतलब क्या हुआ कि प्राइजेस कितना भी बढ़ेगा आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए लोगों के पास क्या होना चाहिए, लोगों के पास अगर बहुत ज़्यादा इनकम होगा ना, तो लोगों का जो स्पेंडिंग है वो प्राइजेस उससे मैटर नहीं करेगा, वो स्पेंडिंग करते जाएंगे और प्राइजेस क्या होता है और बढ़ते जाएगा। तो वो कंट्रोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और वो कंट्रोल करने के लिए उनका स्पेंडिंग जो है उस पर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अब उस कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट के पास क्या है, आरबीआई के पास रेपो रेट है और एक रिवर्स रेपो है। रेपो रेट में अभी ये कंडीशन हुआ ना, अब इसका उल्टा कर दो। अब बैंक वाले के पास पैसा बहुत ज्यादा है, बैंक वाले के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो अपने पास रखेगा, उससे कुछ फायदा है उसको? नहीं। वो क्या करेगा, आरबीआई को लोन दे देगा 3% 4% में, जिससे क्या होगा, उस पैसे का भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट से भी क्या होता है कि कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक बैंक रेट का बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस अब क्या हुआ इसमें और भी चीज, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा सिस्टम लेके आया जिसमें जो है गवर्नमेंट ने बोला सभी बैंकों को कुछ स्मॉल परसेंटेज एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, एज अ रिजर्व। CRR क्या होता है? CRR कैश रिजर्व रेशो, CRR कैश, कैश रिजर्व बैंक में, जिसमें एक बैंक को एक अमाउंट, जैसे 1 करोड़ का बिजनेस है उसका 10% उसको रखना पड़ेगा रिजर्व, ताकि जब उसका बिजनेस बंद हो जाए तो 10% से बाकी के जो कस्टमर उसको रीपेमेंट किया जाए। वैसे होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR, जो गवर्नमेंट क्या करता है अपने पास रखता है उसका कुछ परसेंटेज इक्विटी, ताकि अगर उसका बिजनेस वाइंड अप मतलब बंद हो तो वहां से क्या करे, उसके जो कस्टमर से उसको रीपेमेंट कर सके। तो ये CRR और SLR ये भी रूल लेके आए कि भाई इतना परसेंट क्या करना है, जमा करना है। तो अब उससे क्या हुआ कि जो बैंकिंग के जो मनी फ्लो था, मनी सप्लाई था, उसको बहुत हद तक क्या किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। तो इससे वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन जो था वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में हुआ। इस चीज़ को समझने के लिए आपने अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थोड़ा पढ़ा होता, इन्फ्लेशन के बारे में रिसर्च किया होता, तो शायद मेरी बात और अच्छे से आप समझते थे। बट यहाँ तक क्लियर है जितना मैंने आपको समझाया कि कैसे कंट्रोल करना। ये सिस्टम है, मैकेनिज्म है जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे EMI इजीली मिल जाता तो लोग क्या करते हैं, स्पेंडिंग करते कि नहीं करते? अगर वही महंगा मिले तो उनको 10,000 का फ़ोन 20,000 पड़े EMI पे, तो क्या सब लोग खरीदेंगे? नहीं ना। तो वही हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नहीं इजीली एक्सेस, तो वहाँ पे लोगों का स्पेंडिंग क्या हो गया, कम हो गया। लोगों का स्पेंडिंग कम हुआ मतलब आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि अनलिमिटेड खर्चा नहीं करते। देखो खर्चा करना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा करना हायर पे वो प्राइस फिर बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। या नहीं खर्चा होना वो भी इकोनॉमी के लिए कोलैप्स है। अगर ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तो पक्का आप लोग सो जाओगे। बट यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये क्वेश्चन एक बनता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिखो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन डिमांड मैनेजमेंट, ठीक है। और राइट अ नोट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये क्वेश्चन लिखो और उसके नीचे 3 पॉइंट्स का माइंड मैप डायग्राम बनाओ आप लोग। पहले से बना लिया? अरे अरे